गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री। यूनिट नंबर 3 हमारा ऑलरेडी चल रहा है और यूनिट नंबर 3 का हमारा नाम है केमिकल डायनेमिक्स। वैसे तो फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आपको ये यूनिट 3 करवा रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में आपके सिलेबस में ये यूनिट है यूनिट 4 केमिकल डायनेमिक्स। सो रेट के बारे में और रेट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं उनके बारे में हम इस यूनिट के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कल मैंने आपको इंटीग्रेटेड इक्वेशंस बताई थी और साथ में मैंने आपको हाफ लाइफ पीरियड के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को किस तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर, ठीक है, यूनिट नंबर 4 और टॉपिक है आज का हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, तो ये दो आपको रेट के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है रेट ऑफ अपीयरेंस के बारे में और एक पढ़ना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बारे में। अपीयर और डिसअपीयर का मतलब जानने के लिए आपको सबसे पहले रिलेट करना पड़ेगा जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, जो आपने पढ़ा था रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट की जो रेट होती है वो कम होती जाती है और प्रोडक्ट की जो रेट होती है वो क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। कैसे, किस तरीके से ऐसा होता है, देखिए अगर हम बात करते हैं रिएक्टेंट की, सो रिएक्टेंट का कन्वर्जन जब प्रोडक्ट के अंदर होता है तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है और अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। दोनों के कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है उसी को हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं और इसके ऊपर मैंने आपको एक पूरा वीडियो बनाया है और वहां से आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आएगा। अब बात करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस की। अपीयर होना मतलब डेफिनेटली अपीयर होना मतलब कि कंसंट्रेशन बढ़ेगा और डिसअपीयर होना मतलब डेफिनेटली कंसंट्रेशन कम होगा। तो रेट ऑफ अपीयरेंस हम हमेशा किसकी निकालेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस हम हमेशा प्रोडक्ट की निकालेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है इसलिए वो अपीयर होगा। तो रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब कि प्रोडक्ट की रेट और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब होगा रिएक्टेंट की रेट। इन दोनों को हम किस तरीके से निकालते हैं और रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस है क्या, वो हम यहाँ पर हमारे एक एग्जाम्पल से यहाँ पर समझते हैं। कंसिडर करते हैं हम कि एक कोई हमारी केमिकल रिएक्शन है और वो केमिकल रिएक्शन कौन सी है, देखिए AA प्लस BB जिससे बनेगा CC प्लस DD, जिसमें A और B रिएक्टेंट है, C और D प्रोडक्ट है। जो हमारा A और B रिएक्टेंट है इसमें जो आगे आपको स्मॉल a और स्मॉल b दिखाई दे रहा है वो इसके कोएफिशिएंट हो गए और यहाँ पर C और D के कोएफिशिएंट कौन हो जाएंगे, स्मॉल c और स्मॉल d। ये C और D के क्या हो जाएंगे, कोएफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर इसके बेसिस पर अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस लिखूं तो किस तरीके से होगा, रेट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्योंकि रिएक्टेंट है इसलिए ये वर्ड का मैं यूज कर रही हूँ, डिसअपीयरेंस ऑफ A, ठीक है, इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B। किसकी रेट डिसअपीयर हो रही है, B की रेट डिसअपीयर हो रही है। फिर रेट ऑफ इज इक्वल्स टू रेट ऑफ
अपैरेंस, अब यहाँ पे कौन सा वर्ड आ गया है, यहाँ पे आ गया अपैरेंस वर्ड, रेट ऑफ अपैरेंस ऑफ C, रेट ऑफ अपैरेंस ऑफ C और इज इक्वल्स टू में हो जाएगा रेट ऑफ अपैरेंस ऑफ D। ठीक है, तो ये आपका पूरा फॉर्मूला होता है रेट का, रेट ऑफ डिसअपैरेंस ऑफ A, रेट ऑफ डिसअपैरेंस ऑफ B, उसके बाद में रेट ऑफ अपैरेंस ऑफ C एंड देन रेट ऑफ अपैरेंस ऑफ D। क्योंकि C और D प्रोडक्ट है इसलिए यहाँ पर मैंने अपेयर वर्ड का यूज़ किया है और A और B रिएक्टेंट हैं, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर डिसअपैरेंस वर्ड का यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये हो जाएगा, ये दोनों डिसअपैरेंस हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, ये आपका अपैरेंस हो जाएंगे, ये आपके अपैरेंस के लिए यूज़ होगा। ठीक है, अब ये मैंने आपको रिलेशन बताया डिसअपैरेंस एंड अपैरेंस में सारी रेट एक दूसरे के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मतलब रेट ऑफ डिसअपैरेंस ऑफ A इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपैरेंस ऑफ B विच इज रिएक्टेंट, है ना, एंड रेट ऑफ अपैरेंस ऑफ C इज इक्वल्स टू रेट ऑफ अपैरेंस ऑफ D। अब यहाँ पर इसको अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो हम किस तरीके से लिखते हैं, देखें, रेट इज इक्वल्स टू डिसअपैरेंस ऑफ A, डिसअपैरेंस के लिए, डिसअपैरेंस मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, डिसअपेयर हो रहा है, तो डिसअपैरेंस के लिए हम यहाँ पे माइनस लेंगे क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, डिसअपैरेंस ऑफ A का मतलब क्या हो जाएगा, D ऑफ A, D मतलब चेंज, किसके कंसंट्रेशन में चेंज, A के कंसंट्रेशन में चेंज, सो D ऑफ A अपॉन में DT। ठीक है, ये हो गया आपका रेट ऑफ डिसअपैरेंस ऑफ A। लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर A के जो आगे है वो क्या है, उसका कोएफिशिएंट है ना। जब हम रेट लॉ लिखते हैं तो ये A जो आगे कोएफिशिएंट होते हैं वो पावर के फॉर्म में जाते हैं जब हम रेट लॉ लिखते हैं, और उसी से हमारा क्या निकलता है, उसी से हमारा ऑर्डर कैलकुलेट होता है। लेकिन क्या यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर हम रेट लॉ नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर हम रेट बता रहे हैं डिसअपैरेंस एंड अपैरेंस के फॉर्म में। सो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट होगा वो आपकी जो भी रेट ऑफ डिसअपैरेंस का फॉर्मूला है उसके आगे अपॉन में चला जाएगा। तो 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन A D ऑफ A अपॉन में DT, माइनस 1 अपॉन A D ऑफ A अपॉन में DT। D की जगह पे आप डेल वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। चलिए, इज इक्वल्स टू में रेट ऑफ डिसअपैरेंस ऑफ B, रेट ऑफ डिसअपैरेंस ऑफ B। अगेन क्या आ गया है, अगेन यहाँ पर डिसअपैरेंस आ गया है। सो डिसअपैरेंस के लिए हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, वापस से माइनस साइन ले लेंगे। डिसअपैरेंस के लिए हम वापस से क्या ले लेंगे, माइनस साइन ले लेंगे। माइनस साइन हमने यहाँ पर लिया D ऑफ B अपॉन में DT, D ऑफ B अपॉन में DT। अब इसके आगे जो आपको कोएफिशिएंट दिखाई दे रहा है, यानी कि स्मॉल b जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका कोएफिशिएंट है। सो ये कोएफिशिएंट कैसे आ जाएगा, 1 अपॉन b के फॉर्म में। सो माइनस 1 अपॉन b D ऑफ B अपॉन में DT। ठीक है, अब इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, रेट ऑफ अपैरेंस ऑफ C, रेट ऑफ अपैरेंस ऑफ C का अपैरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपैरेंस वर्ड अब आ रहा है, तो यहाँ पे अब आप माइनस नहीं ले सकते, अब आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अपैरेंस वर्ड आ रहा है, प्रोडक्ट आप फॉर्म हो रहा है, और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है मतलब अपैरेंस हो रही है, दैट्स वाई अब यहाँ पर हमको प्लस वर्ड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा D ऑफ C अपॉन में DT, D ऑफ C अपॉन में DT प्लस 1 अपॉन में C। अगेन यहाँ पे जो इसका कोएफिशिएंट है वो आके क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। सो ये हो गया आपका 1 अपॉन में C D ऑफ C अपॉन में DT। फिर रेट ऑफ अपैरेंस ऑफ D, ये भी प्रोडक्ट है हमारा। सो यहाँ पर भी रेट का फॉर्मूला D ऑफ D अपॉन में DT, और स्टार्टिंग में आ जाएगा 1 अपॉन T। ठीक है, तो यहाँ पर रेट में आप देख सकते हैं रिलेशन किस तरीके से होता है।
यहाँ पर ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, मतलब हमारे पास में दो रिएक्टेंट थे, एक ए था, दूसरा क्या था, दूसरा बी था। ए और बी ये हमारे पास में दो रिएक्टेंट थे जिन्होंने आपस में क्या करी है, जिन्होंने आपस में रिएक्शन करी है, और जब आपस में रिएक्शन करी तो इन्होंने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। प्रोडक्ट कौन कौन से हो गए, एक हमारा सी हो गया है और एक हमारा क्या हो गया है, एक हमारा डी हो गया है। तो ये दोनों जो आपके रिएक्टेंट्स हैं इनका जो भी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो कम है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसलिए जब हम रेट को अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस के फॉर्म में लिखते हैं तो हमेशा जो भी डिसअपेयर होने वाली रेट्स हैं वो पैर के इक्वल रहती हैं, या दो रिएक्टेंट भी अगर हैं तो दोनों डिसअपेयर हो रहे हैं तो दोनों की जो रेट रहेगी वो इक्वल रहेगी। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि जितना इसका डिसअपेयरेंस होगा, जितना ये डिसअपेयर करेगा उतना ही अपेयर भी करेगा। जैसे दो रिएक्टेंट है, पहले वाला जिस रेट से डिसअपेयर हो रहा है दूसरे वाला भी उसी रेट से क्या होगा, डिसअपेयर होगा। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को कंपेयर करें तो रिएक्टेंट जिस रेट से डिसअपेयर हो रहा है प्रोडक्ट भी उसी रेट से क्या होगा, अपेयर होगा। इसलिए इनकी जो रेट होती है केमिकल रिएक्शन में वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि जितना डिसअपेरेंस हो रहा है, जिस रेट से डिसअपेरेंस हो रहा है उसी रेट से अपेरेंस होगा। या दो प्रोडक्ट हैं, दोनों में अपेरेंस हो रहा है तो जितना सी वाला अपेयर हो रहा है उतना ही डी वाला अपेयर होगा। इसलिए इनकी जो रेट रहती है वो क्या हो जाती है, वो इक्वल हो जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कोएफिशिएंट जो भी रहेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है रेट लॉ से जब हम इसको कंपैरिजन करते हैं, तो रेट लॉ में कोएफिशिएंट पावर के फॉर्म में जाएंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर, लेकिन जब हम अपीयरेंस डिसअपीयरेंस के बेसिस पर हम निकालते हैं रेट तो उस केस में वो कैसे आते हैं, रेशो के अंदर आएंगे, 1 के अपॉन में आते जाएंगे। तो 1 के अपॉन में वो आएंगे, ठीक है, ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो 1 के अपॉन में उस केस में वो आएंगे। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये होगी माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी टी। आप इसको ये नहीं लिख सकते -1 अपॉन ए डी ऑफ ए अपॉन डी टी, बिकॉज 1 अपॉन ए तो आपका कोएफिशिएंट टर्म चल रही है। सो अगर केवल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात करेंगे तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए हमेशा क्या होगी, माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी टी होगी, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, ये क्या हो जाएगी, माइनस डी ऑफ बी अपॉन डी टी। आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस डेल ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, और इसको माइनस डेल ऑफ बी अपॉन में डेल्टा टी। फिर नेक्स्ट हो जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए क्या हो जाएगी, डी ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी ऑफ सी अपॉन डी टी, सॉरी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। सो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्या होगा, डी ऑफ सी अपॉन डी टी, तो इसको डेल सी अपॉन डेल टी लिखेंगे, ये प्लस में रहेगा, ठीक है। फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, ये हो जाएगा डी ऑफ डी अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू प्लस का डेल ऑफ टी अपॉन में डेल्टा टी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के लिए। अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के लिए यही आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमारी एक पर्टिकुलर इक्वेशन होती है और इसके बेसिस पर हम क्या निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको कंसिडर करिए कि कोई भी न्यूमेरिकल आते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, जो मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में करवाने वाली हूँ, सो वो न्यूमेरिकल किस बेसिस पे रहते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको कंसिडर करें कि केमिकल रिएक्शन दी जाएगी, उसमें रिएक्टेंट्स रहेंगे, उसमें प्रोडक्ट्स रहेंगे। आपको बोला जाएगा कि इसको सबसे पहले तो रेट के फॉर्म में अरेंज करिए, तो उस पर्टिकुलर इक्वेशन को आपको रेट के फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो आपका ये होगा।
रेट के फॉर्म में अरेंज करने के बाद आपको कोई भी एक वैल्यू दे दी जाएगी, या तो आपको रेट ऑफ अपीयरेंस दे दिया जाएगा या फिर आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दे दिया जाएगा। रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को देने के बाद आपसे पूछा जाएगा, अगर अपीयरेंस दिया गया है तो आपसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछ ली जाएगी, अगर डिसअपीयरेंस दिया गया है तो आपको रेट ऑफ अपीयरेंस पूछ ली जाएगी, और इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और आप कैलकुलेट करके उसकी हेल्प से प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की, अगर रिएक्टेंट की निकालेंगे तो डिसअपीयरेंस की रेट निकालेंगे, प्रोडक्ट की निकालेंगे तो अपीयरेंस की रेट निकालेंगे। तो इस तरीके से आप या तो डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस की जो रेट होती है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो हमारी ये वाली जो इक्वेशन होती है, इसकी हेल्प से हम रेट ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ प्रोडक्ट को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअली, वो हम यहाँ पर सीखते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, ठीक है। रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो अलग चीज़ है, वो ऑर्डर कैलकुलेट करने के काम में आता है, वहाँ से भी हम रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उसके इंडिविजुअल रेट के लिए हमें यहाँ पर इस इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा, और इसकी हेल्प से ही हम अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाने वाली हूँ, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, और हमारे चैनल पर वीडियो कंटेंट और कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से हमने आप लोगों के लिए हमारा एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। अब आपको हमारी वीडियोस पर्सनल ट्यूटर 1 एंड पर्सनल ट्यूटर 2 दोनों पर ही मिलेंगी। तो आपको करना ये है, पर्सनल ट्यूटर 2 को जाकर सब्सक्राइब करना है, उसको लाइक करना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू सो मच।